द इंडो फ्रेंच IAS.com, साथ हर पल का। तो हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं अपने क्लास 11 का BST का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन को समझते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो बिजनेस है वो हम लोग बात करें एक सेंट्रल एक तरीके से ये समझ लीजिए एक सेंटर की तरह काम करता है। हमारी जो इकोनॉमी है कंट्री की, तो वो एक तरीके से उसका सेंटर ही हम लोग बात करें बिजनेस है। यानी कि कोई भी इकोनॉमी बिना बिजनेस के सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज सेंट्रल है हमारी अवर की जो डे लाइफ है, और जो बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का, उसका सेंटर यही है। और हम लोग देखते हैं कि एंशियंट समय से जो हमारी एंशियंट सिल्क रूट है, तो बहुत बार लोग पूछते हैं कि ये सिल्क रूट क्या है। तो एंशियंट टाइम में क्या होता था कि लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। जैसे हमारा, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मैं एक रफ डायग्राम बना दूं, तो ये चाइना वगैरह है, तो चाइना से लोग सामान लेते थे और ये सिक्किम के थ्रू, इंडिया के थ्रू, अफगानिस्तान के थ्रू चले जाते थे। तो इसी रूट को क्या कहा गया, सिल्क रूट कहा गया। तो इस ये व्यापार के लिए बहुत जानी जाती थी, और यहाँ से दूर दूर से लोग आते थे, अमेरिका से आते थे, ग्रीक से आते थे, बहुत दूर दूर से लोग आते थे। अमेरिका तो मैंने खैर गलत बोल दिया, यूरोप से लोग आते थे। ठीक है, तो मॉडर्न और हम लोग देख रहे हैं कि मॉडर्न ई-कॉमर्स का समय आ चुका है कि हम लोग आजकल ऑनलाइन चीज़ें मँगा रहे हैं। तो जितनी भी हम लोग बात करें बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, तो जैसे ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, सिविलाइज़ेशन की, तो इस चैप्टर में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, नेचर पढ़ने वाले हैं कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस का कॉन्सेप्ट क्या है, पर्पस क्या है, हिस्टोरिकल रूट्स कैसी हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स की, बिज़नेस एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई कैसे किया है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बिज़नेस करने के, नेचर क्या है बिज़नेस करने का, रिस्क करने का, और एसेंशियल फैक्टर क्या होते हैं जब हम लोग क्या करना होता है, व्यापार करना होता है। तो आप लोगों के मन में भी आता होगा कि भैया अंधा पैसा हो हमारे पास, तो उसके लिए व्यापार भी तो सेटअप करना पड़ता है। ये चीजें देखनी पड़ती हैं, क्या चीज हो क्या चीज नहीं हो, अलग अलग चीजें होती हैं। देखो, कोई चीज शुरू करने के लिए तो वही चीज आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी बिजनेस है, तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है। एक तो पहले ये समझ लेते हैं, और ये बैकबोन कैसे है इकोनॉमी का, ये समझते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि बिजनेस में क्या होता है कि हम लोग सामान खरीदते हैं, सर्विसेज बेचते हैं। तो अब हम लोग बात करें कि किसी भी देश में अगर बिजनेस नहीं होता, तो फिर आप कंट्री को चला ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी इकोनॉमी के लिए, चाहे जितने भी ह्यूमन बीइंग हो, तो सबको कुछ ना कुछ सामान चाहिए होता है, गुड सर्विसेज चाहिए होती हैं अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। हर किसी की ज़रूरतें होती हैं। जैसे मुझे भूख लग रही, तो मुझे खाना चाहिए। खाना कहाँ मिलेगा? ठेले वाले की दुकान पे। तो मुझे ठेले वाले की दुकान पर चलेगा। तो मुझे भूख लगी है, तो वो मुझे सामान देगा, मैं उसे पैसे दूँगा, व्यापार हो गया। तो यही चीज़ तो है भैया। और व्यापार क्या है? तो व्यापार हम लोग बात करें, बिज़नेस एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें हम लोग बात करें कि ये क्या-क्या काम होता है। प्रोडक्शन होता है, सेल होता है प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज़ की। और ये शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है प्रोडक्शन से। हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं, और एंड होती है कहाँ पे? कंजम्पशन पे, जहाँ पे कोई चीज़ खत्म होती है, कंज्यूम की जाती है। इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक्सचेंज हुआ, और कंजम्पशन हुआ। और ये सब मिला के क्या बनाते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाते हैं। तो यही सारी चीजें जब होती हैं, तो यही सब चीजों को तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल रहे हैं भैया। तो एक बिजनेस क्या है? एक वाइड, बहुत ज्यादा वाइडर टर्म है। इसके अंदर हम लोग बात करें, अंदर आती है इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स। तो ये सब बिजनेस के अंदर ही आता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दो प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। अगर आपको इकोनॉमी समझनी है तो हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है हमारे पास। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो होती है हमारी कौन सी? तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि आप अपनी जो आजीविका है वो कमाते हैं, जैसे पैसा कमाते हैं, एक तरीके से ये समझ लीजिए। जैसे कि फैक्ट्री में काम करने वाला एक डॉक्टर हुआ, जिसके जो कि क्लिनिक में काम करता है, स्कूल में टीचर हुआ। तो तीन प्रकार से मेनली हम लोग बात करें, कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है। बिजनेस, जिसमें कि सेल्स की आती है, प्रोफेशंस, और प्रोफेशंस में क्या होता है कि हम लोग जैसे लॉयर हुआ, टीचर हुआ, तो ये हमारा प्रोफेशन है। और एम्प्लॉयमेंट तो फिर आपको पता ही है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? ऑब्वियसली भाई यार, जो पैसा कमा के नहीं मिलता है हमें। तो एक्टिविटी जो कि लव के लिए करी जाती है, सिंपैथी के लिए की जाती है, देशभक्ति के लिए की जाती है। अब कोई देशभक्ति के लिए आप किसी को दिन रात आप काम कर रहे हैं, तो अब इसमें पैसा थोड़ा ना मिल रहा आपको, आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना रही है। तो ये सारी चीजें थोड़ा ना होती हैं कि उन्हें पैसे मिलने वाले हैं। तो ये एक लव के लिए किया जाता है, सेटिस्फाई, मतलब ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कि एक हाउस वाइफ बनाती है खाना किसी फैमिली के लिए, आप किसी एल्डरली की हेल्प करते हैं भैया। किसी आपने किसी को रोड पार करा दी सड़क के किनारे, तो आप उससे ये थोड़ा ना कहेंगे, चाचा 500 रुपए दो, रोड पार कराई। तो ये सब, ये सीन थोड़ा चलता है। तो भैया हम लोग बात करें, इससे ना ही कोई जनरेट इनकम होती है, ना ही कोई लाइवलीहुड बनता है। ठीक है, तो और बिजनेस क्या है?
ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर हो गई। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो बिजनेस ये है, तो इसके अंदर आता है ट्रेड आता है बिजनेस के बारे में, और अच्छी तरीके डिटेल समझ रहे हैं कि बिजनेस के अंदर ट्रेड आता है, कॉमर्स आता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इमोरियल का मतलब है कि बहुत हजारों सालों से हम लोग व्यापार कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, यानी कि पुरातात्विक, यानी कि जमीन की खुदाई वगैरह होती है, तो उसमें बहुत बार सबूत मिलते हैं, जैसे कि हमें पता चलता है कि हजारों सालों से क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। एंशिएंट टाइम में भी होता था, और ऐसा नहीं है केवल कि रोड रोड से आता था, बहुत से लोग समुद्रों से भी आते थे। और जो सिल्क रूट था और ये जैसे मैरीटाइम हुआ, तो ये प्रोमिनेंट है, एक तरीके से ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम था। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें, इंडिया का मैप बनाता हूँ कि आपको समझ में आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं इंडिया का मैप। तो एक शॉर्ट में एक बना दिया इंडिया का मैप मैंने। ठीक है, तो ये इंडिया का मैप बन गया, भले ही लग नहीं रहा हो पर है ये इंडिया का मैप। ठीक है, तो सिल्क रूट कहाँ है, तो सिल्क रूट ये अफगानिस्तान से होते हुए आती थी, यहाँ पे ऐसे चली जाती थी। तो ये जो रूट है जो मैं मार्क कर रहा, तो ये क्या है, सिल्क रूट है। और मैरीटाइम ट्रेड कहाँ से हो रहा है, यहाँ समुद्र से, यहाँ से हो रहा, कुचिपुड़ी में, उड़ीसा में, ये यहाँ से हो रहा। तो ये हमारे मेन प्रोमिनेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं सामान के लिए। ठीक है, जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, तो इसमें फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड देखने को मिला, जिसमें हम लोग देखते थे कि एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, और जनरेट होता था, हमारा सरप्लस होता था, इनकम में आती थी, बहुत चैनलाइज किया हम लोगों ने पैसा, इन्वेस्टमेंट हुई। तो भैया ऐसे करके इंडिजीनियस यहाँ के बैंकिंग सिस्टम तक बन गए थे, जिसे हुंडी सिस्टम कहते हैं। तो अब हिंदू हुंडी सिस्टम के बारे में तो हम लोग समझेंगे, पर ये समझना जरूरी है कि हजारों सालों से हमारे देश के अंदर ट्रेड हो रहा है, और इवन की अंग्रेजों के आने से पहले हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस थे, यानी कि बहुत अमीर थे, और हमारा जीवन काफी अच्छा चल रहा था। ठीक है, अंग्रेजों के आने तक। ठीक है, फिर उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया, वो बात की बात है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। अब हम लोग बात करने वाले हैं हुंडी सिस्टम क्या था, होता था पहले के समय पर, लोग व्यापार कैसे करते थे वो समझते हैं हम लोग। तो गाइस, हुंडी से समझने से पहले थोड़ी कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंशियंट समय पे हम लोग बात करते हैं, तो एंशियंट समय पर हमें स्वर्ण भारत कहा जाता था। स्वर्ण भारत इसलिए कहा जाता था कि हमारे यहाँ पे गड्ढा खोदो तो सोना निकलता है। तो हमारे यहाँ पे एक्चुअल में व्यापार बहुत ज्यादा होता था, इसलिए स्वर्ण भारत बोलते थे हम लोगों को। ठीक है, चलो, तो इसलिए स्वर्ण द्वीप भी बोलते थे, इसलिए बोलते थे क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं था कि जमीन में हाथ डालो और सोना तुम्हारे हाथ में। यहाँ पे व्यापार बहुत अच्छा होता था। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक्टिव कंट्रीब्यूशन इंडिया, जो इंडिया के ट्रेडर्स थे और जो मर्चेंट कम्युनिटी थी, तो भैया मर्चेंट कम्युनिटी क्या करती थी, तो भैया ये लोग व्यापार करते थे दुनिया के अलग अलग हिस्सों के साथ में। तो हुआ क्या कि भैया, इसलिए हम लोग बात करें कि हमारी जो भूमि है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसे स्वर्ण भूमि या फिर स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना गया। कैसे जाना गया, तो यहाँ पे भैया व्यापार होता था, तो व्यापारों के साथ में उनके घूमने वाले भी तो आते हैं, जैसे मैं चंदीली कि मैं ट्रैवलर हूँ, मुझे घूमने में बहुत अच्छा लगता है, तो फेमस जगह होगी वहीं तो घूमने जाएंगे। तो उस समय पर, पहले के समय पर क्या होता था, लोग घूमने जाते थे, तो जैसे ट्रैवलर्स हुए, जैसे मैगस्थनीज हुए, फाहिन हुए, हमारे शुइंग हांग हुए, अल बरूनी हुए, इब्न बतूता हुए, फ्रांसिस क्लियो हुए। तो क्लास 12th में आप लोग हिस्ट्री के अंदर इन ट्रैवलर्स के बारे में जानेंगे। तो ये लोग आए, इंडिया के बारे में आए, तो हम लोग, वही हमारा नेचर होता है कि हम लोग कहीं जाते हैं, किसी चीज के बारे में बात करते हैं कि हाँ, मुझे यहाँ की ये चीज अच्छी लगी, मुझे वहाँ की वो चीज अच्छी लगी, तो ऐसे करके हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। तो वैसे ही इन्होंने अपनी अपनी किताबों में इंडिया के बारे में वर्णित किया कि इन्हें काफी अच्छा है, तो उन्होंने इसे स्वर्ण द्वीप कहा, स्वर्ण भूमि कहा कि भैया यहाँ पे ट्रेड इतना ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि 1 से लेके 7 सेंचुरी तक इन्होंने देखा समझा कि हम लोग क्या है, एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे एंशिएंट वर्ल्ड की और मेडिवल वर्ल्ड की। तो यानी कि रौला टाइप था बहुत ज्यादा एंशिएंट और मेडिवल टाइम में। अभी हम लोगों की लंका लगी पड़ी है, पर पहले हम लोग लंका लगाते थे दूसरों की। तो ऐसे करके इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो थी कि भैया, पहले देखी कितना भयंकर कर रहा पैसा कमा रहे थे हम लोग, अब देखिए कंडीशन क्या होती चली जा रही है समय के साथ साथ। तो ऐसे करके समय को बदलते हुए देर नहीं लगती है, इसलिए अपने आप को समय बदल लेना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि ये नंबर किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, तो भैया ये चीज दिखा रही है कि कैसे कैसे अलग अलग समय पर हम लोगों की कंडीशन थी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि पूरे दुनिया की अगर वेल्थ को मिला दिया जाए, तो 1000 से लेकर एक से लेकर 1000 एडी तक, यानी कि आज से करीब 2000 से लेकर 1000, मतलब 2000 से लेकर 1000 के साल के पहले हम लोग बहुत अमीर थे। दुनिया की वेल्थ का 32% हिस्सा हमारे पास था। सोच के देखिए, अगले हम अमेरिका, किसी समय पर अमेरिका जैसी कंडीशन थी हमारी। जो इंडिया की ग्लोबल वेल्थ थी, यानी कि इंडिया का शेयर अगर ग्लोबल वर्ल्ड में देखें, तो 32% था, यानी कि पूरी दुनिया में जितनी वेल्थ है उसका 32% हमारे पास है।
सोच के देखिए कि दुनिया की केवल 2% ज्योग्राफिकल लोकेशन के पास में 32% वेल्थ का होना कितनी बड़ी बात है। तो सब हम लोग बात करें तो ये दबदबा था इंडिया का। अगर हम लोग बात करें कि मुगल एरा में भी अगर हम लोग बात करें तो कुछ ज्यादा दबदबा कम नहीं हुआ था। 25% तक हमारे पास पूरी दुनिया का पैसा हमारे पास था। यानी कि एक समय से एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में अगर टोटल 100% पैसा है तो 25% हमारे पास है। क्योंकि समस्या पता कहाँ पे आई? समस्या यहाँ पे आई कि अंग्रेज क्या कर रहे थे, बाकी जो रूलर्स हैं जैसे मुगलिया मान लो या फिर मान लो दिल्ली सल्तनत वाले हुए, भैया पैसा लेके जाओगे कहाँ पे? महल तुम्हारे यहाँ पे, घर तुम्हारा यहाँ पे, पैसा लूट के जाओगे कहाँ पे? घर तो तुम्हारा यहीं पे है भैया, मुगल में। अकबर का घर कहाँ पे है? अमरकोट में पैदा हुए भैया, वो कौन अफगानिस्तान में पैदा हुए, यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे जन्म हुआ उनका। पैसा जाएगा कहाँ पे? पर अंग्रेज अंग्रेज बड़ा खराब आदमी, तो भैया वो यहाँ पे पैदा नहीं हुआ, वो पैदा हुआ इंग्लैंड में। अब भैया तुम अपने घर में एक समय के बाद तो जाओगे ना, जाओगे तो पैसा लेके जाओगे कि नहीं ले जाओगे? तो भैया जो पैसा था वो फुर्र हो गया, 25% से हम लोग 2 पे उनने लाके छोड़ दिया। सोचो यार, पैसा बचा ही नहीं। तो भैया ग्लोबल आउटपुट देखिए, इंडस्ट्रियल आउटपुट हमें कॉलोनियल के समय पर इतना एक्सप्लॉइटेशन किया, केवल 2% बचा केवल वर्ल्ड का इंडिया कंट्रीब्यूशन। और 1991 के बाद इकोनॉमिक लिबरेशन किया गया कि भैया हमारे पास नहीं बचा था पैसा, तो फिर हमें क्या करना पड़ा? प्राइवेटाइजेशन को अलाउ करना पड़ा इंडिया के अंदर, कि चीजों को प्राइवेट लाना शुरू करना पड़ा हमें। तो ऐसे करके हमने क्या किया कि भैया हमारे पास 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। तो ये क्या थे, इसमें मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको। तो एलपीजी रिफॉर्म्स में एक्चुअली था क्या? एक्चुअली एलपीजी रिफॉर्म्स में ये था कि हमारे पास नहीं बचा था पैसा, तो हमें सरकार को चाहिए था पैसा काफी सारा। तो उन्होंने क्या किया कि प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया कि जो बाहर की पहले कंपनीज होती थी उन्हें अलाउड नहीं होता था। पहले लाइसेंसिंग बहुत ज्यादा चलती थी, फिर कंपनियों को लाइसेंसिंग अच्छी तरीके से दी जाने लगी, आसानी तरीके से कर दी गई, जिससे कि जो कंपनीज है वो अच्छी तरीके से लाइसेंस ले सकें। तो ऐसे करके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए कि अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना था, तो इसलिए स्टेबलाइजेशन किया गया, रिकंस्ट्रक्शन किया गया और ग्लोबलाइजेशन किया गया हमारी इकोनॉमी के साथ में 1991 में। ठीक है, और काफी काफी अच्छा चीज भी रही। ठीक है, तो मेजर जो ट्रेड था, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पुराने समय में कैसे कैसे जो ट्रेडिंग सेंटर थे वो कौन कौन से थे। तो जैसे कि हम लोग बात करें मेजर ट्रेडिंग सेंटर, जैसे पाटलिपुत्र हुआ, तो यहाँ से पत्थर एक्सपोर्ट होते थे। पेशावर में वूल्स और हॉर्सेस का व्यापार होता था। तक्षशिला पाकिस्तान वाला इलाका है, तो यहाँ पे कॉमर्शियल बैंकिंग वगैरह होती थी। सूरत में हम लोग बात करें मुगलिया एरिया में, यहाँ पे दरी का काम बहुत फेमस था। और सूरत की हुंडी बहुत फेमस थी इजिप्ट और ईरान में। कांची की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करें कांची में हम लोग बात करें, जो चाइनीज ट्रेडर होते थे वो खास प्रकार के पर्ल्स मोती लेने आते थे, रेयर स्टोन्स लेने आते थे। तो ऐसे करके हमारे इंडिया के अलग अलग हिस्से बहुत ज्यादा फेमस थे। और जैसे कावेरी पट्टा, तो ये लोग ट्रेड करते थे मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना से। और यहाँ से हम लोग बात करें ट्रेडिंग से, बिल्डिंग का भी काम होता था। और धीमे धीमे जैसे ही हम लोग बात करें ब्रिटिश एम्पायर का इमरजेंस हुआ इंडिया के अंदर, तो जो हमारी इकोनॉमी थी, तो पहले हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, तो हम लोग सामान बना के भेजते थे दूसरी कंट्री के अंदर, फिनिश्ड गुड भेजते थे। तो दो चीज समझ लीजिए, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड में अंतर क्या होता है कि रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, और फिनिश्ड गुड होते हैं हमारे पका हुआ माल। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जब आप लोग गेहूं बेचते हैं तो आपको पता होगा 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो गेहूं बेचते हैं। और आटा कितने रुपए किलो बेचता है? आटा बिकता है 20 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, मतलब 20-30 रुपए किलो बिकता है आटा। ठीक है, तो 5 रुपए से 25-20 रुपए में अंतर कहाँ से आ गया? अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग भी कर लो तो 5 रुपए तुम्हारी कॉस्ट कटिंग हो गई, कितनी 10 रुपए लग गई तुम्हारी। तब भी तुम 15 रुपए का बेच सकते हो, पर तुम बीच कितना है 20 रुपए का। तो प्रॉफिट किसमें होता है? तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो होता है फिनिश गुड में, और रॉ मटेरियल में ज्यादा प्रॉफिट नहीं बन पाता है। तो हमारी उन्होंने इतना लूटा, हमें फिनिश गुड बेचने नहीं दे रहे, और हमसे क्या ले रहे हैं? रॉ मटेरियल ले रहे थे। तो इंडिया प्रोसेस्ड गुड को बंद कर दिया गया, इंडिया के प्रोसेस्ड गुड को, और इंडिया बन गया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर। क्योंकि अंग्रेज भैया रूल कर रहे थे, तो वो कानून ही ऐसे बनाते थे कि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे कुछ। ठीक है, तो ऐसा हुआ। तो इंडिपेंड तो इसलिए हमारी जो कंडीशन थी बदते बदतर होती गई। फिर इंडिपेंडेंस के बाद में हम लोग बात करें कि बैलेंस ट्रेड क्राइसिस हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, तो फिर हम लोग 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए। और हम लोग देख रहे हैं कि आज के समय पर जो हमारी इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट इकोनॉमी में गिनी जाती है। ठीक है, तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, जैसे मेक इन इंडिया हुआ, स्किल इंडिया हुआ, डिजिटल इंडिया हुआ। तो ऐसे इनोवेटिव प्रोग्राम्स लाके हमारी इकोनॉमी को क्या किया गया? इम्प्रूव किया गया। और ऐसे करके हम लोग अभी चल रहे हैं। ठीक है,
तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं हुंडी के बारे में। तो हुंडी क्या हुंडी है समझते हैं। तो हुंडी को अगर समझना है तो एक तरीके से ये समझते हैं। सबसे पहले एक तरीके से चेक सिस्टम की तरह काम होता था पहले के समय का। इसको समझने के लिए मैं मानता हूँ एक पर्सन ए है, ठीक है, और एक पर्सन बी है, ठीक है। अब ये कोई व्यापारी है, इसे ये व्यापार करने जाना है, ठीक है, बी वाले पास में। और इनकी दूरी ये रहते हैं भैया अमेरिका, ये रहते हैं लंदन में और ये रहता है चाइना में। इन्हें व्यापार करने जाना है। इसे पता है कि अगर हम व्यापार करने के लिए अगर पैसे लेके गए तो भैया ये क्या करेगा, मैं कोई ना कोई रास्ते में लूट लेगा। तो अब ये अपना जो ए बंदा है ये क्या करेगा, एक आदमी ढूंढेगा जो कि बहुत पैसे वाला है, जिसका हम लोग बात करें नाम एम है। तो भैया एम के पास में एक पोस्टिंग है कहाँ पे, लंदन में, और दूसरी पोस्टिंग इसका आदमी बैठता है कहाँ पे, इंडिया चाइना में, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ए वाला जाएगा इसके पास में, ये बड़े बिजनेसमैन के पास होगा। तो ये इसके पास पहुंचा। तो बड़ा बिजनेसमैन क्या करेगा भैया, इसको एक चिट्ठी टाइप में, जैसे कि हम लोग बोलते हैं चेक बोलते हैं, तो ये इशू करेगा, ठीक है। तो अब ये जो चेक है वो लिख देगा और उसको कुछ पैसे दे देगा। यानी कि जितना वो चेक में पैसे लिखेगा, वो जितने ये पैसे देगा उतना ही चेक में पैसे लिख देगा। और अब इसे पैसे लेके नहीं जाने हैं, ठीक है। इस आदमी को ए को पैसे लेके नहीं जाने हैं। अब ये पर्ची लेके जाएगा। अब ये बी के पास पहुंचने से पहले पहुंचेगा कहाँ पे, इस एम वाले के पास में। इससे कहेगा भैया ऐसा बात है कि आपके मालिक के पास हमने पैसा जमा किया है और हमको दे दो, ठीक है। तो अगर मान चलिए कि आपकी हुंडी चोरी भी होगी तो ये किसी एक जाने माने पर्सन को ही दी जाएगी, ठीक है। तो इससे पैसे भी बच जाए, अगर डकैती हकैती अगर आपके ऊपर होगी तो वही बच जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से सेफ रास्ता था आपका व्यापार करने का, ठीक है। और दूसरी चीज, इसके अलग अलग टाइप्स होते थे। यानी कि क्या, हुंडी समझ में आ गई होगी आपको कि बस इसके पास एम के पास पहुंचा, इससे पैसे उठाए और इससे पेमेंट कर दी और सामान ले लिया अपना, ठीक है। तो ऐसे करके व्यापार चलता था, हुंडी का ये होता था। मैंने आपको बता दिया सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे हमें हुंडी के दो प्रकार देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे लिखा है दरसानी और दूसरा लिखा है मुद्दती हुंडी। तो क्या अंतर है मुद्दती में और क्या अंतर है दरसानी में। दरसानी का मतलब होता है दिखाना। तो जैसे ही आपको ये दिखाई जाएगी, जैसी हुंडी दी जाएगी आपको, तो वैसे ही आपको क्या करने हैं, पैसे देने हैं। जिसका जो भी इनका आदमी बैठा हुआ उसे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है मुद्दती। तो मुद्दती होता है फिक्स टाइम के लिए, यानी कि एक समय पीरियड के ऊपर ही आपको पैसे मिलेंगे, एक फिक्स टाइम के बाद ही आपको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी होती है मुद्दती, ठीक है। तो इसमें क्लियर हुआ। अब समझते हैं। तो रूट, अगर हम लोग बात करें रूट्स की बात करें, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पुराने समय से हमें इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम देखने को मिलता आ रहा है, जिसमें हम लोग बात करें हुंडीज और चिट्टीज का काम किया जाता है, जो कि सेफ ट्रांसफर ऑफ मनी का काम करते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज में। जैसे हिंदी का लिटरली मतलब होता है टू कलेक्ट, यानी कि लेना। और इसमें हम लोग बात करें, इसे लिखा जाता था क्षेत्रीय भाषा में। और इसमें हम लोग बात करें, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते थे, वारंट होते थे, जो कि पैसे देने वगैरह होते थे, वो सारी चीज होती थी। एक हम लोग बात करें अनकंडीशनल, मतलब प्रोसेस होती थी, ऑर्डर होता था एक तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। पैसे ट्रांसफर करने होते थे और बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना, तो भैया चोरी का डर, रॉबरी का डर होता था, तो उससे बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था सेफ कॉमर्स करने के लिए। तो भैया अलग अलग प्रकार की अपनी हुंडी है, उनको समझ लेते हैं। जानी जोग दरसानी, तो ये हुंडी का नाम है, ठीक है। अब जानी जोग दरसानी का, अब ये किसी किसे दी जाएगी, की फीचर क्या है, किसी भी व्यक्ति को दिए, यानी कि जिसे भुगतान किया गया है उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। जिसे भुगतान किया गया उसकी कोई वो जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा लिखा है, दूसरा लिखा है सहयोग, सहयोग, सहयोग दर्शानी। और ये भी क्या है, हल्के मतलब देनी पड़ेगी इन्हें। और ये दी जाएगी किसी स्पेसिफिक रिस्पेक्टेड पर्सन को। किसे दी जाएगी, सम्मानित व्यक्ति को दिया जाएगी। और प्राप्त कर, इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी, इसमें जिम्मेदारी होगी प्राप्तिकर्ता पर जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और अगला लिखा है फरमान जोग दर्शानी। तो ये हुंडी होती है, हुंडी ऑर्डर पे दी जाना, मतलब आदेश पर दिए जाएगी ये, ठीक है। अगली है देखन हर झुंड दर्शानी। देखन हर दर्शानी, तो ये हुंडी का नाम है। और ये भी आपको हर डिमांड पर ही देनी पड़ती है, हलचल देनी पड़ती है।
और इसको देनी पड़ती है। इसे प्रस्तुत करने वाले को भुगतान किया जाता है, जो भी इसे प्रस्तुत करता है उसे ही भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो खतरनाक चीज वाली है एक तरीके से, यही समझ लीजिए। अगली हुंडी है धनी जोग मुद्दती। तो धनी जोग मुद्दती क्या है कि इसको एक निश्चित अवधि के बाद ही व्यक्ति को दिया जाता है। इसमें जिम्मेदारी होती है प्राप्तकर्ता की ऊपर, नहीं मतलब प्राप्तकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है इस पर। ठीक है, और ये फिक्स टाइम पीरियड के ऊपर ही दी जाती है, और मुद्दती आ गया तो फिक्स टाइम पीरियड लग ही जाएगा। फरमान जोग मुद्दती, तो फरमान जोग मुद्दती में क्या होता है, एक निश्चित अवधि के बाद आदेश पर दिए दिए जाती है ये हुंडी। ठीक है, और उसके लिखा है जोखिमी मुद्दती। तो जोखिमी मुद्दती क्या है कि भेजे गए माल के विरुद्ध तैयार की जाती है। यदि माल रास्ते में खो जाता है तो भुगतान करने वाले या धारक को नुकसान उठाना पड़ता है। भुगतान पाने वाला की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है इस हुंडी में। ठीक है, और धीमे धीमे हम लोग बात करें कि जैसे इमरजेंसी हुआ, क्रेडिट और ट्रांजिशन का, लोन्स का, एडवांस का, कमर्शियल ऑपरेशन आसान होने लगे। जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जैसे कि बैंक है, बाद में इवॉल्व हुए, और ट्रेड और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा। जैसे एग्रीकल्चर में लोन वगैरह प्रोवाइड करा था तो काफ़ी फायदा होता है लोन वगैरह में। ठीक है, तो ऐसे करके हमने हुंडी का मतलब समझ लिया, और कितने प्रकार की हुंडी थी और कितने प्रकार की गुंडी थी, ये दोनों समझ लिया। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट की, यानी कि डेफिनेशन की बात करते हैं बिजनेस की। क्या क्या डेफिनेशन होती है बिजनेस की, और इसके क्या क्या खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो शब्द है बिजनेस, तो इसमें हमें बिजी शब्द देखने को मिलता है। ठीक है, विधि शब्द से लिया गया है बिजनेस। ठीक है, और स्पेशल प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं, खास तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, कोई काम करना जिसमें कि लोग रेगुलरली इंगेज होते हैं कुछ प्रकार की एक्टिविटी। जैसे कि कैसे प्रकार की एक्टिविटी आप लोग पूछेंगे, तो भैया इसमें खरीदा जाता है, प्रोडक्शन की जाती है, सेल की जाती है गुड्स की, सर्विसेज की। और हम लोग बात करें इसे अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि पैसा कमाने के तौर पर देखा जा सकता है। बिजनेस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम पे। इसमें हम लोग बात करें, हम लोग गुड्स और सर्विसेज को बेचते हैं, किससे, लोगों की ज़रूरतों को और सोसाइटी की ज़रूरतों को पूरा करने से हम लोग पैसा कमाते हैं। किसी भी सामान को बेचकर या किसी सर्विसेज को बेचकर हम लोग पैसा कमाते हैं सोसाइटी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, तो ये चीज़ कहलाती है हमारी बिजनेस। ठीक है, और दूसरा हम लोग बात करें कि इसमें किसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, यानी कि गुण क्या होते हैं, तो सबसे पहले ये तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो इसमें हम लोग बात करें कि इसमें पैसा कमाने के लिए काम किया जाता है, ना कि कोई प्यार में, ना कि कोई इमोशन में। आपको आपकी गर्लफ्रेंड ने कुछ लाने के लिए बोला तो भैया वो आपका प्यार है, ना कि कोई बिजनेस है। आपको किसी ने आपने किसी से डॉक्यूमेंट मंगाया, जोमेटो सॉरी ब्लिंकिट वाला आ गया, तो भैया वो बिजनेस है। आपकी गर्लफ्रेंड मंगा रही है तो वो बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चाहे वो छोटे लेवल पर हो, शॉपकीपर लेवल पर हो, चाहे वो बड़े लेवल पर कंपनी चला रही हो। दूसरा चीज सेल और एक्सचेंज, यानी कि इसे बेचना या फिर कोई चीज एक्सचेंज करना। तो जो बिजनेस होता है इसमें हम लोग ट्रांसफर करते हैं गुड का, सर्विसेज का, किसी वैल्यू के अंतराल में। यानी कि आप क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं, उसके बदले में आप किसी को सामान देते हैं या सर्विस देते हैं। जैसे कि मैं अगर पढ़ाता हूँ तो मैं आपको कुछ वैल्यू लेता हूँ उससे, ठीक है, पैसे लेता हूँ मैं। या फिर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर इलाज करता है तो पैसे लेता है, तो ये सीन चलता है। जैसे अगर आपकी मम्मी अगर घर में खाना बनाती है तो ये कुकिंग नहीं कहलाएगी, ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो ये कुकिंग कहलाने के लिए, कुकिंग मतलब बिजनेस कहलाने के लिए जो कुकिंग है वो रेस्टोरेंट में होनी चाहिए, जिससे कि पैसे मिलेंगे। ठीक है, अगला चीज है प्रॉफिट अर्निंग। तो भैया बिना पैसे के भैया कोई काम नहीं होता दुनिया में। तो मेन पर्पस होता है बिजनेस का, तो वो होता है प्रॉफिट अर्निंग का। अगर कोई बिजनेस सरवाइव तभी तक कर सकता है जब तक कि उसके पास प्रॉफिट ना हो, और जितना ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे तो भैया इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है, या सेल्स को इंक्रीज करके या कॉस्ट को डिक्रीज करके, ऐसे ही आप अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और प्रोडक्शन, तो ये भी एक पार्ट होता है कि भैया आपके पास अगर आपने कोई चीज खरीदी नहीं है तो व्यापार कैसे करेंगे। जैसे मुझे सब्जी बेचनी है तो सब्जी होनी भी तो चाहिए, या तो मैं सब्जी बनाऊंगा। ठीक है, यानी कि अपने खेत में उगाऊंगा, या दूसरी बात, मैं किसी से खरीदूंगा, प्रोक्योर करूंगा। तो गुड को हमेशा ही कोई कुछ या प्रोड्यूस किया जाना चाहिए या प्रोक्योर होना चाहिए, अगर किसी चीज को हमें कंजम्पशन करने से पहले। ठीक है, तो ये चीज़ तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो समझदार है ही। तो रेगुलर डीलिंग, तो भैया अगर आपने किसी को एक बार कोई सामान बेच दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े व्यापारी बन गए। तो इसमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ रेगुलेशन होना चाहिए, यानी कि बार-बार डीलिंग होनी चाहिए। रेगुलर रिपीटेड ट्रांज़ैक्शन ज़रूरी होते हैं, तभी आप लोग बिज़नेस कह सकते हैं।
और अनसर्टेनिटी रिस्क, तो भैया धंधा करने बैठे हो तो रिस्क तो होगा ही, रिस्क है तभी तो रिस्क है। अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिलती है, अगर लैक ऑफ नॉलेज होती है तो भैया प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। और रिस्क वगैरह अनसर्टेनिटी जुड़ी रहती है, लॉसेस वगैरह हो सकते हैं, जैसे कि कंज्यूमर का चेंज होना, टेस्ट का चेंज होना, स्ट्राइक, फायर, चोरी, नेचुरल कैलेमिटी। भैया आपने दुकान खोली और आप बहुत अच्छा सामान बेच रहे हैं, बहुत अच्छा मोमोज बना रहे हैं, बहुत अच्छा ठेला लगा रहे हैं, पानी भर दिया, कोई बंदा बंदा ही नहीं घूम रहा आसपास, बन रहा ही नहीं रहा। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है, अपने अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर। तो ये चीज समझ में आई कि कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया आपको और उसके कैरेक्टरिस्टिक भी समझ में आ गया आपको। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अंतरों के बारे में कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं तो हम उन्हें तीन प्रकार से, तीन मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है व्यापार, धंधा धंधा लगाना, दूसरा होता है प्रोफेशन और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। तो एक तरीके से प्रोफेशन में हम लोग क्या करते हैं, टीचर, लॉयर, डॉक्टर वगैरह हुए, और एम्प्लॉयमेंट में नौकरी करना। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो हर एक के अलग अलग प्रकार के फीचर्स हैं, इनके फीचर्स को आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, क्या क्या रिवॉर्ड होता है, क्या क्या रिस्क होता है, क्या क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। इन चीजों को समझते हैं स्लाइड की मदद से, ठीक है। तो चीजों की अलग अलग कैटेगरी बना दी है और सबको समझते हैं कि करके। तो समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि किसी भी चीज़ की शुरुआत कैसे होती है, एस्टेब्लिशमेंट कैसी होती है। तो ये भैया एंटरप्रेन्योर के डिसीजन के ऊपर होता है और इसमें लीगल फैसिलिटी, फॉर्मेलिटीज लगती हैं, जीएसटी नंबर ले आओ, दुकान खोलो, जमीन लो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, या पगड़ी पे दुकान खोलो। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। प्रोफेशन प्रोफेशन होता है कहाँ से, मेंबरशिप लेनी पड़ती है प्रोफेशनल बॉडी में, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए पड़ती है। अब जैसे लॉयर बन गए तो लॉयर के लिए बार काउंसिल का सर्टिफिकेट तो चाहिए पड़ेगा आपके लिए। आपको एमबीबीएस करना भी तो कंपलसरी है, ये तो ना कि आपका मन किया तो आप कोर्ट में आके बोल रहे हैं और वकील साहब बिड़ू कह दे हो, तो ऐसा सीन नहीं चलता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह होता है, सर्विस वगैरह, अपॉइंटमेंट लेटर होता है और सर्विस एग्रीमेंट के थ्रू काम किया जाता है। एक तरीके से नौकरी करना ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती हैं। नेचर ऑफ वर्क, यानी कि काम कैसा होता है, ये समझते हैं। तो इसमें इसमें हम लोग बात करें बिजनेस में, व्यापार में हम लोग क्या काम करते हैं। व्यापार में काम होता है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं, गुड्स मतलब सामान, और सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सर्विसेज का मतलब सेवाएं देना। जैसे मान चलिए कि आप टीचिंग, जैसे मैं टीचिंग कर रहा, ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग काम हुए या फिर दूसरे काम हुए। तो ऐसे करके जो नेचर ऑफ वर्क होता है, तो किस प्रकार काम किया जाता है, इसमें गुड्स और सर्विसेज का दिया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, अब बात करते हैं प्रोफेशन में। तो प्रोफेशन में क्या होता है कि हम लोग बात करें कि पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट चीजें की जाती हैं। तो रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे कि लॉयर हुआ, तो भैया अब कोई अच्छा लॉयर होगा तभी तो उसे अच्छी पैसा मिलेगा। तो अब जब अच्छा लॉयर की बनने की बात करें तो उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, मेहनत का मतलब लॉयर बनने की। तो इसमें हम लोग बात करें जो रिवॉर्ड है वो किसमें मिलता है, प्रैक्टिस में सर्विसेज देते हैं हम लोग, ठीक है। और तीसरी चीज़ है क्या, तीसरी चीज़ है परफॉर्मेंस वर्क एज सर्विसेज, यानी कि जैसा तुमने कॉन्ट्रैक्ट में सर्विसेज के बारे में बात की होगी, तो परफॉर्मेंस की बेसिस पे अच्छा काम करोगे तो अच्छा पैसा, और खराब काम करोगे तो खराब पैसा। जी जनरली अपनी बात होती है, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ें काम करती हैं। क्वालिफिकेशन, यानी कि क्या चाहिए पड़ती क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास, कोई योग्यता नहीं। व्यापार करने के लिए आपके पास धंधा के आने की कला आनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए पड़ता है। और दूसरी चीज़ प्रोफेशन, तो भैया टीचिंग करने के लिए तो आपको सालों साल तक पढ़ने पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, प्रेस्क्राइब्ड किससे, प्रोफेशनल बॉडी से, कोई आपको सिखाएगा, समझेगा, तभी तो आप जो चीज़ों को समझा पाओगे दूसरों को। डॉक्टर बनने के लिए थोड़ी ना कि किसी का पेट फाड़ दोगे तुम सीधे आके। तो सालों साल की प्रैक्टिस होती है, कोई ऐसी हंसी खेल की चीज़ थोड़ी ना होती है। और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होती है, क्वालिफिकेशन, जैसे जो भी एम्प्लॉय मांगे। मंथली किसी को अब दुकान में किराने के लिए लड़का चाहिए, अब भैया वो सर्टिफिकेट थोड़ा ना मंगवाएगा, वो तो ये देखेगा तुम्हें धंधा करना आता है नहीं आता। अगर आता हुआ तो भैया तुम्हें रख लेगा अपनी दुकान पे, और नहीं आता हुआ तो नहीं रखेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और अगली चीज, जैसे रिवॉर्ड हुआ, तो रिवॉर्ड की अगर हम लोग बात करें तो रिवॉर्ड, इसमें प्रॉफिट जितना अर्न मिल रहा है सब रिवॉर्ड उसी का है। इसमें मिलती है प्रोफेशनल फीस, तो भैया 500 रुपये महीना मिल रहा है कोचिंग का, तो बस वही ले लो बस, और कुछ नहीं है। और इसमें सैलरी वगैरह मिलती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब आपको व्यापार शुरू करना होता है तो तब पैसा कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यानी कि व्यापार शुरू करते वक्त कितना पैसा लगाना पड़ता है। तो भैया जैसा व्यापार करोगे उस हिसाब से उसका साइज होगा, तो उसी हिसाब से उसका पैसा लगेगा।
व्यापार बड़ा करना है तो उसके लिए बड़ा पैसा लगेगा, छोटा करना तो छोटा पैसा लगेगा, ठीक है। और जैसे कि मान चलो चाय की दुकान खोलनी तो 5-10 हज़ार रुपये में खुल जाएगी आराम से, तो वैसे ही पैसा लगेगा। कैपिटल कैपिटल मतलब स्टार्टिंग में पैसा कितना लग रहा है। और इसमें जो प्रोफेशन होता है तो लिमिटेड कैपिटल लगता है, क्योंकि भैया अगर अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे पहले कॉलेज में भी तो एडमिशन लेना पड़ेगा, तो मुझे अच्छी खासी रकम अदा करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ हम लोग बात करें एम्प्लॉयमेंट में, कोई ज़रूरत ही नहीं है भैया, जब जैसे मालिक को अच्छा भी उठा लिया जाए, डिलीवरी कर रहा है वो, ठीक है। रिस्क की बात करते हैं तो जो हम लोग बात करें कि ऑब्वियस सी बात है, देखो धंधा चलता है किसके ऊपर, रिस्क के ऊपर। और एक कहावत भी है, रिस्क है तो इश्क है, धंधे के लिए ही कही गई है वो, ठीक है। तो रिस्क हम लोग बात करें कि अनसर्टेन है, इरेगुलरिटी रहती है धंधे के अंदर प्रॉफिट की, और अनसर्टेन प्रॉफिट मिलता है। रिस्क तो भैया प्रेजेंट हमेशा ही रहता है। और इसमें हम लोग बात करें, जनरली तो नहीं होता है, पर कभी कभी इनमें थोड़ा बहुत रिस्क देखने को मिल जाता है प्रोफेशन वगैरह में। पता नहीं काम मिले ना मिले, आज ये अलग चीज़ होती है। तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर, बस थोड़ा बहुत ही रिस्क होता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें अपना काम और किसी को देना है, जैसे अपने बच्चे को देना है, तो मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। हाँ, फॉर्मेलिटीज के साथ में हम अपने बच्चे के नाम कर सकते हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो दुकान उसके नाम कर देंगे। प्रोफेशन, अब भैया मैं डॉक्टर हूँ, मुझे चीरा फाड़ी आती है, मेरा बेटा दुकान में, गल्ले की दुकान में बैठता है, उसे थोड़ा ना चीरा फाड़ी आती है, तो वो प्रोफेशन में ट्रांसफर कर ही नहीं पाऊंगा ना। और कोई भी प्रोफेशन हो तो वो आपको आता है, आपके बच्चे को थोड़ा ना आता है। अब अगली बात कोड ऑफ कंडक्ट की, कैसे बिहेव करना चाहिए, तो भैया जैसा धंधा में इच्छा करे वैसा करो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा धंधा, तुम्हें जो करना हो तो कर लो। पर इसमें जो प्रोफेशन होता है तो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है हर चीज का। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको ओथ लेनी पड़ती है, आपको पता होगा हिपोक्रेटिक ओथ होती है। और अलग अलग चीजें होती हैं, देखो कोड ऑफ कंडक्ट के लिए मतलब एक तरीका होता है आपको बिहेव करने का। जो भी हम लोग बात करें, एम्प्लॉयर तो आपसे कह दे कि भैया गल्ले बैठे हो तो फोन मत चलाना, तो ऐसी बात कह दी जाती है। तो ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो बिजनेस के अंदर 100 फैक्ट्री आ जाती हैं, और प्रोफेशन के अंदर मेडिकल, चार्टर अकाउंटेंट, ये सब आ जाते हैं। और जैसे कि हम लोग बात करें कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर जॉब्स आ जाती हैं, गवर्नमेंट बैंक की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, अलग अलग चीज़ों की जॉब्स रहती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है। तो यानी कि व्यापार को कैसे कैसे बांटा गया है। तो जो हम लोग बात करें, जो वेरियस जो बिजनेस एक्टिविटी होती है, इनको दो ब्रॉडर कैटेगरी में बांटा गया है, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स। बहुत बार बचपन में हम लोगों को लगता है कि दोनों चीजें एक ही होती हैं, पर नहीं, यहाँ पे हम लोग गलत होते हैं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंडस्ट्री में हम लोग बात करें कि प्रोडक्शन के बारे में होती है, कि सामान को बनाना, मतलब बनाने से रिलेटेड चीजें होती हैं, किसमें, प्रोडक्शन वाले में, ठीक है, इंडस्ट्रीज में ये होता है। और कॉमर्स में सभी एक्टिविटी आती हैं, जैसे कि हम लोग बात करें, सामानों का लेन देन होता है, जैसे ट्रेड करना हुआ, सामान, जैसे ट्रेड के अंदर क्या आ गया, बाय करना, सेल करना। और एक्सेसरीज ऑफ ट्रेड को होना, एक्सेसरीज ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जैसे ट्रांसपोर्टेशन करना, बैंकिंग होना, इंश्योरेंस होना, तो वेयर हाउस होना, तो ये सब क्या है, एक्सेसरी ऑफ एक्सेसरीज है एक तरीके व्यापार की, यानी कि व्यापार बिना इनके हो नहीं पाता, और कोई भी इकोनॉमी इनकी होना चल ही नहीं सकती है, बहुत अच्छे से चलती है अगर ये होता है आपके पास। तो बिजनेस एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल के अंदर तीन प्रकार के अपनी इंडस्ट्रीज हैं, जो कि हम लोग बचपन से इकोनॉमी में पढ़ते हुए आए हैं, तो उनको हम तो थोड़ा क्लासीफाई कर ले तो बढ़िया है। प्राइमरी सेक्टर वो है जिसमें हम लोग जैसे कि जिसमें कि इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं जो कि नेचर से सामान निकालती है, जैसे फार्मिंग हुआ, माइनिंग हुआ, तो ये सारी आ गई, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आती है, जैसे कि इंडस्ट्रीज हुई, ठीक है। और टर्सरी सेक्टर के अंदर आती है हमारी सर्विस सेक्टर, तो जैसे कि हम लोग बात करें, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, तो ये टर्सरी सेक्टर के अंदर आती हैं। तो ये हो गया इंडस्ट्रीज के अंदर। दूसरा है भैया कॉमर्स के अंदर, कॉमर्स के अंदर दो चीजें आती हैं, एक्सेसरीज ऑफ ट्रेड, यानी कि बिना ट्रेड के, मतलब इन चीजों के बिना ट्रेड चल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, काफी जरूरी होती है किसी भी ट्रेड करने के लिए। तो जैसे कि हम लोग बात करें, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, बैंकिंग हुआ, फाइनेंसिंग हुआ, इंश्योरेंसिंग हुआ, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं भैया हमारी एक्सेसरीज। और तो भैया ट्रेड की बात करें तो दो प्रकार से ट्रेड होता है, एक होता है इंटरनल ट्रेड और दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। ये एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर आते हैं भैया, दूसरी कंट्री के साथ में हम लोग व्यापार करते हैं। और इंटरनल ट्रेड में भैया रिटेल मार्केट आ गई, होलसेल मार्केट आ गई, तो ये सब आ गए। जो इंडस्ट्रीज हैं तो भैया इन्हें हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर में, जैसे कि हम लोग बात करें एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं इसमें, जैसे फार्मिंग हुआ, जेनेटिक हुआ, ठीक है, जेनेटिक ब्रीडिंग हुई। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आ गई।
और टर्सरी सेक्टर के अंदर अपनी वही है, सर्विसेज सेक्टर है, ठीक है। तो ये चीजें हुई। तो यहाँ पे हमारी एक्सेसरीज और ट्रेड लिखी है। एक्सेसरीज और टू ट्रेड ये ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि असिस्ट करती है ट्रेड को, यानी कि ट्रेड करने में आपको हेल्प करती है। बिना इनके आप लोग ट्रेड करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें हम लोग बात करें, ये सपोर्ट करती है, केवल ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती है, बल्कि हम लोग बात करें ये इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती हैं, इवन की पूरी बिजनेस एक्टिविटी को सपोर्ट करती हैं। ये हेल्प करती हैं अलग अलग हिंड्रेंस यानी कि मुसीबतों को हटाने में, और कनेक्ट करती हैं अलग अलग रोड्स को, प्रोडक्शन करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं गुड्स का, यानी कि बहुत दूर दूर तक सामान ले जाने में हेल्प करती हैं। इसमें हम लोग बात करें, मूवमेंट होता है, स्टोरेज होती है, फाइनेंसिंग होता है, डिस्कवरिंग होता है, सेल्स प्रमोशन होती है। तो अब कौन कौन सी चीजें आती हैं उनको अब गौर से देख लेते हैं। तो इसके अंदर आ जाता है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। तो भैया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, अगर भैया मान चलो कि अगर आप झांसी में रहते हैं, आपको सामान अमेरिका में पहुंचाना है, तो पहुंचाओगे कैसे? जमीन में आप भैया, आपके पास कुछ होना चाहिए। दो आदमी के ऊपर तुम हेलीकॉप्टर भेज दोगे क्या? मतलब कुछ खाली क्विंटल सामान भेजना हो विदेश में तो भेजो कैसे, अगर ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारे पास हुआ नहीं है अवेलेबल। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है व्यापार करने के लिए। तो ये एक एक्सेसरी है। रिमूव हिंड्रेंस, यानी कि ये अलग अलग जगहों की मुसीबतों को हटाता है। मूव्स रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन साइट होती है वहां से लेके फिनिश्ड गुड तक, जैसे कंज्यूमर वगैरह है, रोड के थ्रू, रेलवे के थ्रू, शिपिंग के थ्रू, पोस्टल टेलीफोन सर्विसेज के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, सामानों को ले जाना है इधर से उधर पे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन काम होता है। अगली चीज हुई बैंकिंग और फाइनेंसिंग। तो भैया कोई भी व्यापार करने के लिए आपके पास क्रेडिट मतलब पैसा चाहिए पड़ता है, तो भैया ये हटाता है फाइनेंस रिलेटेड दिक्कतों को। जैसे कॉमर्शियल बैंक्स हुए, ये भैया क्या करते हैं, ये कैश देते हैं, क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं, एडवांसेस देते हैं, जैसे कि इन्हें चेक में, रेमेंड्स में, फंड्स में, डिस्काउंट बिल्स में। तो ये हमें भैया एक्सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें इम्पोर्टर वगैरह को, मतलब अलग अलग तरीके से पेमेंट में हेल्प करते हैं। इंश्योरेंस, तो भैया सबसे जरूरी तो ये इंश्योरेंस ही है कि भैया अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान भेज रहे हैं, तो उसमें 32 प्रकार के खतरे होते हैं। आग ना लग जाए, चोरी ना हो जाए, तो 32 प्रकार के खतरे होते हैं। तो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। तो ये रिस्क हटाता है, यानी कि ये प्रोटेक्ट करता है फैक्ट्रीज को, बिल्डिंग्स को, मशीनरी को, स्टॉक्स को, एम्प्लॉइज को, के फायर से, चोरी से, एक्सीडेंट से, ऑक्यूपेशनल हजार्ड से, और लॉस रिकवरी में हेल्प करता है। यानी कि अगर आपको घाटा हो गया तो भैया इंश्योरेंस करा हुआ है तो पैसा मिल जाता है आपको वापस। अगला लिखा है वेयर हाउस। तो भैया जैसे कि हम लोगों ने बात की है कि हमें स्टोरेज हाउस भी तो बनाना पड़ेगा ना, कि ये हटाता है दिक्कतें समय से रिलेटेड। तो जो हमारे पास, अगर अगर हम लोग स्टॉक्स में चीजें नहीं रखेंगे, जब हम, जैसे हमारा कोई कस्टमर आया, ठीक है, तो वो जल्दी में है, वो उसे बाहर जाना है, उसने कहा कि भाई मुझे सामान चाहिए जल्दी में। अब हमारी दुकान नहीं है इतनी बड़ी, छोटी सी दुकान है हमारी, तो अब हमें क्या चाहिए पड़ेगा, सामान चाहिए पड़ेगा। तो भैया हम लोग का अगर वेयर हाउस हुआ, तो हम लोग 2 मिनट में सामान उठाया और टप सीना पकड़ा दिया उसे, तो हमारा जल्दी से काम हो गया। तो हमने जो भी सामान था, हमने जल्दी जल्दी उसे दे दिया। ऐसे करके हमने अपना टाइम बचा लिया, और लॉसेस से बचाने के लिए, मेंटेन प्राइसेस करने रखने के लिए। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कंटिन्यूअस सप्लाई होगी तो आपके पास अच्छा होगा। और दूसरी चीज भैया, अगर इसका फायदा भी, अगर मैं आपको इलीगल फायदा बताऊं, तो होल्डिंग वगैरह के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सारा वो सामान इकट्ठा कर लो, जब महंगा हो जाए तो भैया बेच दो। अब अगला लिखा है एडवर्टाइजमेंट और पीआर। भैया आज की दुनिया में बिना पीआर के कुछ नहीं होता। लाखों रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो ये हम लोग बात करें, हिंड्रेंस हटाता है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। एडवर्टाइजमेंट पेड एक्टिविटी होती है, इसमें हम लोग बात करें प्रिंट और नॉन प्रिंट मीडिया इस्तेमाल होता है। और जो पीआर होता है ये नॉर्मली अनपेड होता है, और जो हम लोग बात करें बेनिफिशियल होता है एक तरीके से बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हुई तो आपको। तो हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखी एक्सेसरीज ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड करने के लिए कौन कौन सी एक्सेसरीज यानी कि इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो वो हमने देखा, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन चाहिए पड़ता है, बैंकिंग फाइनेंसिंग चाहिए पड़ती है, इंश्योरेंस चाहिए पड़ता है, और वेयर हाउसिंग वगैरह फैसिलिटीज, ये सारी चीज चाहिए पड़ती हैं। इसके अलावा पीआर वगैरह भी चाहिए पड़ता है। तो ये सारी एक्टिविटीज हमें जरूरी होती हैं। किसके लिए? ये जरूरी है व्यापार करने के लिए। अब भैया ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं व्यापार करने के, यानी कि हम लोग व्यापार क्यों करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है, ये समझ लेते हैं कि व्यापार क्यों करते हैं। तो भैया व्यापार हम लोग करते हैं पैसा पाने के लिए, तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट है अपना मेन ऑब्जेक्टिव, पर इकलौता नहीं है। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं अपने व्यापार को करने के।
इनमें से हम लोग बात करें कि सबसे पहले मार्केट स्टैंडिंग, मेंटेन करके रखना गुडविल और कंपटीशन, अपनी पोजीशन मार्केट के अंदर। इनोवेशन यानी कि सोसाइटी के अंदर कुछ चेंजमेंट लाना, इनोवेशन लाना, नए आइडियाज को इंट्रोड्यूस कराना मार्केट के अंदर, जिससे कि कॉम्पिटिटिव एज बढ़ सके। प्रोडक्टिविटी भैया, जो कंपेयरिंग जो आउटपुट वैल्यू है, इनपुट वैल्यू है, इसे मेजर कर पाना। और फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना। और जैसे कि हम लोग बात करें प्लांट को, मशीन्स को, फंड्स को इस्तेमाल कर पाना। प्रॉफिट कमाना, तो ये तो भैया ऑब्वियस सी बात है, रीजनेबल प्रॉफिट हमें मिले। तो यही सारी चीज़ें हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हमारी ऑब्जेक्टिव मतलब व्यापार करने की, कि रिसोर्सेज को सोशली हम लोग बात करें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजायरेबल तरीके से। बिजनेस में कौन कौन से खतरे होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग बात करें कि खतरा ये कि पर्याप्त हमें पैसा ना मिले, जितना आपने पैसा लगाया हो उतना पैसा आपको ना मिले, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग बात करें, इनमें व्यापार करने में बहुत सारी अनसर्टेनिटी रहती है कि पता नहीं कोई सामान बिचे या ना बिचे, कोई आपदा आ जाए या ना आ जाए, तो इसकी सब के सब बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। जो एंटरप्राइज होती है उसे स्पेक्युलेटिव रिस्क देखना पड़ता है, घाटा भी देखना पड़ता है और नुकसान भी देखना पड़ता है। जैसे मार्केट में फ्लक्चुएशन हुई तो प्योर रिस्क है भैया, कुछ भी हो सकता है, जैसे चोरी हुई या फिर आग लग गई, तो इससे बहुत सारे बड़े बड़े खतरे होते हैं। नेचर ऑफ रिस्क, तो भैया बिना रिस्क के कुछ नहीं होता है, ठीक है। रिस्क को आप हटा नहीं सकते हैं, बस कम कर सकते हैं। डिग्री डिपेंड करती है कि आपका बड़ा बिजनेस है, रिस्क ज्यादा होगा, छोटा बिजनेस है, रिस्क कम होगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मिलेगा। अब भैया अलग अलग रिस्कों के बारे में बात कर लेते हैं। रिस्क है तो रिस्क है, आप कौन कौन से रिस्क हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कॉजेस के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे ना। तो सबसे पहले नेचुरल कॉज क्या हो सकते हैं, जैसे मान चलिए कि आपकी दुकान है तो बाढ़ आ गई तो भैया आपकी दुकान चली गई। और दूसरा, कांजीलाल जी मेहता, तो भैया अर्थक्वेक आ गया तो भैया भूकंप आ गया तो आपकी दुकान टूट गई। पैमाइन आ गया, भुखमरी हो गई। अब बहुत कस के बारिश आ गई, आपका दुकान का जितना भी माल था सब बह गया। ह्यूमन रिलेटेड क्या हो सकती है कि भैया आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो चोर हों, चोरी कर लें आपका सामान, आपकी दुकान का सामान, ठीक है। दूसरी चीज, स्ट्राइक पड़ जाए भैया, कि भैया आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं स्ट्राइक पे बैठ जाएं। पावर फेलियर, मैनेजमेंट एफिशिएंसी, कि भैया आपके जो मैनेजर हैं, आपके जो ऑफिशियल्स हैं वो संभाल ही नहीं पा रहे हैं। इकोनॉमिक, तो भैया डिमांड फ्लक्चुएशन हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है, कंपटीशन ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है, कि आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस सस्ते रख दिए तो भैया आपका धंधा बैठ गया। जो प्राइस चेंजेस होते हैं इससे भी असर पड़ता है, कि भैया जब एक बार में जल्दी जल्दी प्राइसेस में चेंज आते हैं तो जो लोग होते हैं वो सामान लेना कम कर देते हैं थोड़ा बहुत समय पर। टेक्नोलॉजी शिफ्ट, कि भैया आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस रहेंगे, इससे आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और राइजिंग इंटरेस्ट रेट तो फिर है ही, हाई टैक्सेस भी हैं, कि गवर्नमेंट आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो भैया आपको अपना प्रोडक्ट भी तो महंगा करना पड़ेगा जब सरकार टैक्स लगाएगी। और दूसरे टैक्सेस क्या, दूसरी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या कौन कौन से टैक्स होते हैं, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, कि भैया हफ्ता नहीं पहुंचाया मिनिस्टर के पास में, वो क्या कि भैया हमें फंड की ज़रूरत है, तो हम हमें फंड नहीं दे रहे तो हम तुम्हारी फंडिंग फंडिंग कर देंगे, तुम्हारी ये लगा देंगे। तो ऐसे करके दिक्कतें करता है वो। और मैकेनिकल, सॉरी मैया लगाने के लिए मैं मतलब गलत कर देगा आपके साथ। मैकेनिकल फीचर फेलियर हो सकता है, एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो ये हमारे खतरे बने ही रहते हैं धंधे के साथ में। अब लास्ट में हम लोग बात करें कि हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए कोई व्यापार करने से पहले, उन चीज़ों के बारे में थोड़ी बहसाबाजी कर लेते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है तो एक ऐसी प्रोसेस होती है इसमें खुद का बिजनेस सेट करना होता है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि जॉब देता है ना कि जॉब लेता है। एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो सकती है, एक सिस्टमैटिक मतलब पर्पसफुल क्रिएटिव एक्टिविटी है जो कि आइडेंटिफाई करती है लोगों की नीड्स को, मोबिलाइज करती है रिसोर्सेज को, और ऑर्गेनाइजिंग करती है प्रोडक्शन को, अपनी क्या वैल्यूज देने के लिए, सामान देने के लिए इन्वेस्टर्स को, और प्रॉफिट बनाने के लिए, अपनी रिस्क को लेकर अनसर्टेनिटी से रिलेटेड। तो क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए व्यापार शुरू करने से पहले। सबसे पहले होती है कि हमें कौन सा व्यापार करना है, ये बहुत जरूर समझना होता है, कि भैया आपके देश में भैया भगवान मारने वाले हैं नहीं और भगवान की मूर्ति बेच रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो भैया बिजनेस का टाइप देखना जरूरी है, कि भैया बिजनेस का नेचर देखो कि किस मार्केट डिमांड के ऊपर बेस्ड है, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट भी होना चाहिए। भैया पता चले कि आपका दिलचस्पी है नहीं फालतू में लगे पड़े हो में। ये साइज ऑफ बिजनेस का मतलब है कि व्यापार कितना बड़ा करना है आपको, भैया ज़्यादा बड़ा करना है तो उसके लिए रिस्क भी ज़्यादा लगता है। डिसाइड करो कि भैया कितने ऑपरेशनल लेवल पर तुम कितना व्यापार करोगे, एमएसएमई बनाओगे या फिर
बहुत बड़ी इंटरप्राइज बनाओगे, भैया डिमांड कैसी है तुम्हारी, कैपिटल की अवेलेबिलिटी कैसी है। भैया तुम्हारे पास पैसा था नहीं, तुमने बहुत सारा पैसा मार्केट से उठा लिया और बाद में तुम्हारा धंधा चला नहीं, हो तुम क्या हुआ, कर्जे में हुआ, तुम्हें निपटा दिया गया। फिर पैसा है ही नहीं तो भैया कोई ना कोई उठा ले जाएगा आपको। लोकेशन मैटर करती है कि भैया आप ऐसी जगह पे दुकान खोले हो। अब भैया आपकी चाय कहाँ बिचेगी, चाय बिचेगी स्टेशन पे जहाँ पे भीड़ हो, जनता खड़ी हो। अब बीच जंगल में खड़े होकर तुम चाय बेचोगे, खरीदेगा कौन, क्या भालू खरीदने आएगा तुम्हारी चाय क्या। लोकेशन भी मैटर करती है, रॉ मटेरियल कहाँ लग रहा है भैया। अब भैया रॉ मटेरियल आप अमेरिका से मंगा रहे हो और रहते हो इंडिया में हो, तो सामान तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि भैया लेबर, भैया एक दिन का आपका 5,000 रुपये मांग रहा, तो भैया आपका प्रोडक्ट 500 रुपए का और लेबर 5,000 रुपये मांगे तो तुम पैसा कहाँ से दोगे भैया उसे, अपनी जेब से दोगे क्या। पावर हुई, बैंकिंग हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुई। तो भैया ट्रांसपोर्टेशन में अगर खर्चा बढ़ेगा तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि आपके प्रोडक्ट में खर्चा बढ़ेगा। कम्युनिकेशन जरूरी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं, सब चीजों को देखना पड़ता है। अगली चीज हुई फाइनेंसिंग। तो भैया फाइनेंसिंग का मतलब कि भैया आपको फिक्स एसेट होना चाहिए। जैसे मान चलो कि कोई धंधा चालू कर दिया आपने, तो धंधा चालू तो कर दिया भैया, धंधा चालू करना आसान है। अब भैया उसकी जरूरतें भी तो हैं, जमीन चाहिए, मशीन चाहिए, करंट एसेट भैया देखने पड़ते हैं, ये सब अच्छा से ये चाहिए पड़ते हैं, उसके लिए चाहिए पड़ता पैसा। बिना फाइनेंसिंग के देखो कुछ नहीं होने वाला। फिजिकल फैसिलिटीज भैया हम लोग बात करें, जैसे मशीन हुई, बिल्डिंग्स हुई, सपोर्टिव सर्विसेज हुई, जैसे कि हम लोग बात करें तो ये सब चीजें चाहिए पड़ती हैं। कॉम्पिटेंट एंड वर्कफोर्स तो आइडेंटिफाई करनी चाहिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर की भैया ऐसा तुमने बंदे रख लिए अपनी कंपनी के अंदर या अपने टीम के अंदर जिन्हें कुछ आता ही नहीं है, तो भैया वो तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम कर देंगे ना। तो ये सारी चीजें देखना जरूरी होता है। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है कि भैया टैक्स लायबिलिटी देखनी पड़ती है कि भैया कितना टैक्सेस का क्या इम्पैक्ट है, कि भैया ज्यादा टैक्स नहीं लग रहा है तो कम टैक्स नहीं लग रहा है, ये सारी चीजें देखनी जरूरी भी है। ठीक है। लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, मोबिलाइज करना रिसोर्सेज को, फुलफिल करना लीगल फॉर्मेलिटीज को, और स्टार्ट करना प्रोडक्शन, इनिशिएट करना सेल प्रमोशन। तो ये सभी चीजें देखना बहुत जरूरी हो जाता है, और बाकी यहीं पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। और अगर आप लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, क्लास 11 10th 11 12 की तैयारी, तो आप लोग हमारे कोर्सेज द एंड ऑफ फ्रेंच IES.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पे जाके आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सस्ते दामों में। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों।